सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम जी। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। बाबा की खरी खोटी जो हमारा चैनल है उस पे स्ट्राइक आई, एक हफ्ता तो बंद रहा, अब शुरू हुआ है, परंतु उस पे 2 वार्निंग्स और एक स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए अब हमारा कंटेंट ज्यादातर स्लो जिंदगी पे आ रहा है। ये वीडियो भी स्लो जिंदगी पे ही जाएगा, बाद में इसको खरी खोटी पे डालेंगे। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई ओमकार चौधरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मुझसे जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह ही एक समाचार चल पड़ा था कि बलूचिस्तान, बलोच बीएलए ने अपनी स्वतंत्र बलूचिस्तान की घोषणा कर दी है और यूएन से और भारत सरकार से अपील की कि आप हमें मान्यता दीजिए और दिल्ली में हमारी एम्बेसी खोलिए। एक बलूचिस्तान का नया झंडा, बलूचिस्तान के सारे और इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज के लिए, मतलब, पर इस खबर को बड़ा ठंडा रिस्पांस दिया। भारत के ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने, समाचार ग्रुप्स ने भी बहुत ज्यादा इस समाचार को तवज्जो नहीं दी। शाम तक आते आते 1-2-4 लोगों ने चर्चा की है। अभी शाम को मैं देख रहा हूं कि थोड़ी चर्चा बढ़ी है। तो सर ये बताइए कि ये इसको, एक तो इस, हालांकि ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तो इसको इतना ठंडा रिस्पांस क्यों मिल रहा है, इतना कोल्ड शोल्डर क्यों कर रही है दुनिया, और क्या है इस घोषणा को आप कैसे लेते हैं और इसको भारत को कैसे लेना चाहिए? ये मीर यार बलोच हैं जो वहाँ एक फाइटर भी हैं। फाइटर मीन्स के जो आंदोलन चला रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, और जाने माने लेखक भी हैं, मीर यार बलोच जी। तो ये कुछ दिन पहले भी इस तरह की बात कह चुके थे और उन्होंने भारत से भी कहा था, इसके अलावा यूएन में भी उन्होंने गुहार लगाई है। लेकिन सवाल सबसे बड़े ये उठते हैं कि इसके लिए कुछ प्रावधान है और कुछ प्रोसीजर हैं। वो प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बलूचिस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर आपका संगठन पूरा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारे बलूचिस्तान के लोगों का आपको समर्थन है या नहीं है, वहाँ से रेजुलेशन पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो रेजुलेशन हैं तो क्या हैं, कोई आपने ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन क्या खड़ा किया है जिसने कोई अपना संविधान बनाया हो। संविधान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी औपचारिकताएं आपने पूरी की हैं या नहीं की हैं, किस बेस पर आप पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसका एक विस्तृत लेखा जोखा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना होता है। किस आधार पर आप अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं और दुनिया से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपका साथ दे। वैसे तो पूरी दुनिया अब तक जान चुकी है कि पाकिस्तानी सेना, खास तौर से पाकिस्तानी सेना में भी जो पंजाबी सेना है, उसके किस किस तरह के अत्याचार बलूचिस्तानियों पर हुए हैं। उनके जवान बेटों को घरों से उठा लेना, गायब कर देना, खत्म कर देना, उनके मानव अधिकारों के खुले उल्लंघन करने, उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों को दबा देना। बीएलए का गठन ही एक्चुअल में इस अत्याचार के खिलाफ हुआ था। और हम दर्शकों को ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान की एक्चुअल में बेसिक प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से ये संघर्ष यहाँ तक पहुंचा है और किस तरह इनको ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनानी पड़ी थी और किस तरह ये पूरी बैटल चलती हुई आ रही है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और आज़ादी मिली थी, उस समय तक भी बलूचिस्तान एक अलग रियासत हुआ करती थी, एक अलग उसका अस्तित्व हुआ करता था। और इनके वकील भी कौन थे? जिन्ना।
तो जिन्ना ने डिच किया था बलूचों को, और उसके बाद जब जिन्ना राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद जो है फिर इनको धमका सटका करके, मिलिट्री का उपयोग दुरुपयोग करके इनको जबरन पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिला लिया। उसी समय से वहां पर ये विद्रोह चला आ रहा है, बगावत चली आ रही है, विरोध चला आ रहा है। और पिछले कुछ महीनों में तो वहां की जो सड़कें हैं उसके किनारे जो घर आते हैं उन पर साफ साफ लिखे हुए नारे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है बलूचिस्तान नहीं पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। अभी आपने कई खबरें सुनी होंगी, सेना के वहां ट्रक उड़ा दिए जाते हैं, कभी 11 मर गए, कभी 17 मर गए, कभी 30 मर गए। अभी एक एक्सप्रेस ट्रेन का वहां पर जो है अपहरण किया गया था, हाईजैक की गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया था, बहुत सारे जो मिलिट्री पर्सनल जा रहे थे उनको किडनैप किया गया था। तो बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो कुल मिलाकर के क्षेत्रफल है वो बाकी के पाकिस्तान लगभग जितना ही है जी। लेकिन अगर नेशनल असेंबली में आप देखें तो वहां पर बलूचिस्तान को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, 6%, और बाकी के पाकिस्तान के ही लोग वहां भरे पड़े हैं। इसी तरीके से खनिज पदार्थों से साधन संपन्न ये पूरा इलाका, इसको पाकिस्तान ने भी लूटा है, अब चीन लूटने की तैयारी कर रहा है। जो ये ग्वादर पोर्ट है, यहाँ तक जो एक पूरा कॉरिडोर बना रहा है ऊपर से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर के जो पीओके होता हुआ और पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ नीचे ग्वादर तक जाता है, ये भी चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। वो लोग लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का, ग्वादर एयरपोर्ट का। ग्वादर का जो हिस्सा था पहले बलूचिस्तान में ही था, फिर इसको काट करके अलग कर दिया गया। लेकिन जो चीन के इंजीनियर हैं, जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी या दूसरे लोग हैं, उन पर लगातार हमले होते रहे बीएलए के, तो वहाँ बहुत विस्फोटक स्थितियां, परिस्थितियां बनी हुई हैं और बहुत लंबे समय तक ये लोग टाल नहीं पाएंगे। जब ये ट्रेन हाईजैक की गई थी तब इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर, जिनको हम यहाँ गृह मंत्री कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही वाहियात बयान दिया था कि ये तो एक एसएचओ लेवल की समस्या है, इसको तो एक एसएचओ निपट लेगा। अभी मैं बयान देख रहा था बड़बोले आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, तो वो कह रहे थे कि ये 1500-1700 लोग हैं, इनके सामने क्या पाकिस्तान की सेना जो है और पाकिस्तान घुटने टेक दे। तो इस तरह के बड़बोलेपन के बयान जो है उनके आते रहे हैं, जबकि वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना को जितनी बड़ी चुनौती इस एरिया से मिली है, जितना डेंट इन्होंने लगाया है, इतना किसी और हिस्से में नहीं। हालांकि सिंध भी एक तरीके से आंदोलित है, वो भी जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी, वहाँ भी टीटीपी और दूसरे तमाम संगठन जो है वो लगातार इनके खिलाफ हैं। पश्तून जो हैं वो कभी भी इनके साथ नहीं हैं। और गिलगिट बाल्टिस्तान पीओजेके में भी लगातार धरने, प्रदर्शन और तमाम तरह की समस्याएं पाकिस्तान में पंजाब को छोड़ करके बाकी जगहों पर हैं। तो ये कब तक एक रह पाएगा, ये लोग कब तक बलूचिस्तान को संभाल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जो मूल प्रश्न आपने उठाया था कि सब लोग इसको सीरियसली ले क्यों नहीं रहे हैं और उतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, तो उसका मैंने शुरू में खुलासा किया है कि कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, उनका अगर आप प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं और कोई एक लेखक, एक जुंगजू, एक संघर्षकर्ता जो है वो ट्वीट कर देता है और भारत से कहता है कि भाई आप हमें दिल्ली में हमारा दूतावास या उच्चायोग खोलने की अनुमति दें, या यूएन में इस तरह की कोई एप्लीकेशन डालता है, याचिका डालता है, तो उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ होता नहीं है, मतलब होता नहीं है। और यही वजह है कि आमतौर पर इसको बहुत सीरियसली लिया नहीं गया है।
जी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में बाकायदा मिलिट्री इन्वेंशन हुआ, एक तरफ मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी, एक तरफ भारतीय सेना ने बाकायदा बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को इन्वेड किया, 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर हुआ और फिर एक नए राष्ट्र की। तो क्या इस प्रकार का कोई मिलिट्री इंटरवेंशन या इस प्रकार का कोई सैन्य अभियान आप निकट भविष्य में भारत की तरफ से फिर बलूचिस्तान में देख रहे हैं क्या? इसकी कोई संभावना आपको नजर आती है? नहीं, 1971 और 2025 की स्थितियों परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। एक तो वहां जिस तरह के अत्याचार पाकिस्तानी सेना कर रही थी बांग्ला भाषियों पर, क्योंकि वहां मसला लैंग्वेज का था, वहां उनको उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपको उर्दू बोलनी ही है, माननी ही है, पाठ्यक्रम में रखना ही है। इसका वहां विरोध हो रहा था। और जिस तरीके से वहां उनकी स्त्रियों के साथ रेप हुए थे, जिस तरह के अत्याचार किए गए थे, लाखों लोगों को मार डाला गया था पाकिस्तानी सेना के द्वारा, और कुल मिलाकर के करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी माइग्रेट होकर के हिंदुस्तान में आ गए थे। तो ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि 1 करोड़ अतिरिक्त आबादी का हम पेट कैसे भरेंगे। तो जब अपने सिर पर आ पड़ती है तो फिर देखना पड़ता है, और उसमें भी काफ़ी समय लिया था। मानेक शॉ को जब बुलाया था इंदिरा गांधी ने, तो मानेक शॉ ने कहा कि नहीं, ये ना तो ये सीजन है लड़ाई लड़ने का, आगे बरसात आ रही है और हमारी सेनाएं भी अभी तैयार नहीं हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती हैं, रणनीति बनानी पड़ती है और तमाम चीज़ें हैं, तो हमें 6-7 महीने का समय चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए। तो भी करीब करीब 9 महीने बाद वो जंग शुरू की थी हमने, उसमें इंटरफेरेंस किया था, और फिर जो हुआ वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। अभी बलूचिस्तान में वैसी स्थितियां परिस्थितियां कम से कम भारत के दृष्टिकोण से नहीं है। आगे कभी होंगी, आगे कभी कोई मिलिट्री एक्शन की भारत सोचेगा नहीं सोचेगा, कहा नहीं जा सकता है किस तरह की स्थितियों का निर्माण होगा। अभी अटकलबाजी अच्छा लगाना ठीक नहीं है। सर, मुझे याद है 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन से पहले इंदिरा गांधी पूरी दुनिया में नेताओं को घूम घूम के रोना रोती थी कि ये देखिए इतने शरणार्थी घुस आए हैं और हमारे यहाँ बहुत खराब स्थिति है और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है पाकिस्तानी से, और मेरे यहाँ शरणार्थी घुस रहे हैं। वो पूरे शरणार्थियों का डाटा और फोटोग्राफ लेके और वीडियो लेके पूरे दुनिया के नेताओं के आगे इंदिरा जी जो हैं, पहले उन्होंने माहौल बनाया था 2-4 महीने और ग्राउंड तैयार किया था। ऐसा कोई ग्राउंड आज बलूचिस्तान में भारत के पास नहीं है। तो नहीं, अभी भारत जो देखिए, बलूचिस्तान अभी भी भारत की टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी बड़ा कदम जब आप लेते हैं, अभी ये हमको जो पाकिस्तान में ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन सिंदूर, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारे विदेश सचिव मिस्री साहब और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 150 से ज्यादा देशों से, उनके राष्ट्र प्रमुखों से, उनके विदेश मंत्रियों से, उनके विदेश सचिवों से टेलीफोनिक टॉक्स हुई हैं, बातचीत हुई हैं। बहुत सारे देशों को डोजियर भेजे गए हैं, पाकिस्तान के अतीत के सारे कारनामों से अवगत कराया गया है। अमेरिका के फॉरेन जो आपके सेक्रेटरी स्टेट हैं रूबियो, उनके संपर्क में एस जयशंकर थे, उनको बताया गया, क्योंकि जब पहलगाम के जेनोसाइड के बाद यूएन में प्रस्ताव पारित किया गया, निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया, तो अमेरिका की उसमें भूमिका थी, अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो आगे भी जब कोई प्रस्ताव आएगा इसकी ठुकाई पिटाई के बाद, तो अमेरिका हमारे साथ रहे, इसलिए उसको जानकारियां दी जा रही थी, साझा की जा रही थी, उसको विश्वास में लिया जा रहा था।
उसका अमेरिका दुरुपयोग करेगा और खुद को मीडिएटर बता करके उसका श्रेय लेने की कोशिश करेगा या कहूँ कि बेशर्मी करेगा, ऐसी उम्मीद भारत को भी नहीं थी, लेकिन वो उसने किया, जैसी कि ट्रंप की आदत है। तो कहने का आशय ये है कि इंदिरा गांधी ने अगर 1971 से पहले दुनिया भर के देशों को विश्वास में लिया था, तो ये एक कंपल्सन होता है, एक मजबूरी भी होती है, और अगर दुनिया को आप कन्विंस कर लेते हैं तो आधी से ज्यादा जंग तो आप वैसे ही जीत चुके होते हैं। नहीं सर, मुझे एक बताइए, क्या ऐसी कोई संभावना है कि अफगानिस्तान में जो वर्तमान सरकार है वो इस बलूचिस्तान, इस नए बलूचिस्तान को मान्यता दे दे, घोषणा कर दे समर्थन देने की? अभी दूर की कौड़ी है, और किस बेस पर कोई देश किसी को मान्यता देगा? अभी समय है। अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में, किसी भी देश से ये अपेक्षा करना। और वैसे भी अफगानिस्तान में इस समय जो तालिबान की सरकार है, उसको तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने आज तक मान्यता नहीं दी। अभी तक उसको भी खुद को ही मान्यता नहीं दी है। खुद को ही मान्यता नहीं दी गई है। तो सर ये स्टोरी अभी, दिस इज द डेवलपिंग स्टोरी। अभी आज तो इसकी घोषणा, कल सुबह तक इसका इंतजार करते हैं, और मैं रात भर इसको थोड़ा सा और फॉलो करूंगा। और अभी नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो ये ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है उसके ऊपर भी काफी सारी रिसर्च चल रही है, और अभी सूचनाएं छन छन के बाहर आ रही हैं। बहुत तेज अफवाह फैली हुई है कि रेडिएशन फैल रहा है, तो उसमें क्या है, उसका बहुत सारे इलाके खाली कराए जा रहे हैं, या ये मात्र अफवाहें हैं, या दुनिया भर की, आपको तो मालूम है अफवाहों का बाजार गर्म है। तो सर ये इस पर निगाह बनी रहेगी और चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा सर किसी नए विषय से दोबारा, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।